हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन गिव्स a very conventional parameter to judge the spontaneity to a process from system perceptive at a constant temperature and pressure। तो आपका जो डेल जी है, मेन जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, वो माइनस टी डेल एस होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मीन किसी सिस्टम की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो कन्वर्ट होती है किसी यूजफुल वर्क के लिए। जो गिव्स एनर्जी है कि किसी सिस्टम की जो आपकी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जो चाहिए, जो आपकी कन्वर्ट होती है किसी यूजफुल वर्क के लिए। ठीक है, तो अब इसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है, वो होता है आपका जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन शो करता है। तो स्टेट फंक्शन पहले भी आ चुका है आपका, जो आपका किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब G इक्वल टू एच, अब H इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी आपका था H इक्वल टू U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। तो आपका जो G है, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस पीवी माइनस टी एस। तो आपका जो वैल्यू है वो होगी G इक्वल टू U प्लस पीवी माइनस टी एस। ठीक है, अब जो गिव्स फ्री एनर्जी है, अगर आपके पास सिस्टम का है, ठीक है, अगर सिस्टम का बता रहा है, तो डेल जी सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच सिस्टम माइनस डेल टी एस सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम, अब जब हम सिस्टम का निकाल रहे हैं, तो या तो आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या आपकी जो एंट्रोपी है वो चेंज हो सकती है। एंट्रोपी मीन डेल एस। ठीक है, तो अब आपको जो डेल डेल जी को हम कैसे शो कर सकते हैं, डेल एच। अब जब एक बार आपका एंट्रोपी चेंज होगा, डेल एस। ठीक है, और जब आपका सिस्टम, अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अब अगर हमारा कांस्टेंट, जो जब अगर टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वहां पर अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। मीन्स जब आपका ये जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है या जीरो है। ठीक है, तो अब आपका जो फॉर्मूला बन गया, अब आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर आप किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, तो फर्स्टली आपको जो, क्योंकि ये डिपेंड करता है एंट्रोपी पर, तो अगर डेल एस आपका क्या है, डेल एस टोटल, तो ये किसके इक्वल होगा, सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि पहले भी आ चुका है आपका। अब जो आपका
क्यू सिस्टम होगा इस कंडीशन में, क्यू हीट, वो आपके एंथैल्पी के इक्वल होता है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्यूपी सराउंडिंग, अगर क्यूपी सराउंडिंग है तो सिस्टम की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमारा वर्क सिस्टम में हो रहा है, इसलिए आपकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो आपका अगर क्यूपी है, क्यूपी अगर सराउंडिंग में है, ठीक है, तो आपकी जो सिस्टम की वैल्यू है वो माइनस में होगी, क्यूपी सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में। तो आपका जो एंथैल्पी है वो भी माइनस में होगी, माइनस डेल एच सिस्टम, ठीक है। अगर सराउंडिंग है तो डेल एच क्या हो जाएगा, अगर आप सराउंडिंग का निकाले हो तो आपका जो डेल एच है सराउंडिंग में, तो उसकी वैल्यू क्या है, क्यूपी सराउंडिंग, क्यूपी सराउंडिंग अपॉन टी होता है, ठीक है। अब क्यूपी है तो सराउंड सिस्टम में वर्क हो रहा है, तो एंथैल्पी क्या है, माइनस डेल एच अपॉन टी, ठीक है। तो डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एच सिस्टम प्लस सराउंडिंग का आपने निकाल रखा है अभी, माइनस डेल एच अपॉन टी, ठीक है। अब दोनों साइड आपने टी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्टली टी डेल एस, ठीक है, इक्वल टू, तो वहां पर क्या था आपका, डेल एस था वहां पर सिस्टम का, तो डेल एस सिस्टम, टी डेल एस सिस्टम, टी डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम, ठीक है। अब जो टी डेल एस टोटल है, ठीक है, तो अगर हम टोटल का निकालें, आपका निकल रहा है, तो हमारा जो वर्ग आता है वो सिस्टम में आता है, तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस टी डेल एस, ठीक है, माइनस डेल एच माइनस टी डेल एच सिस्टम। तो आपको बताया है जो डेल जी होता है, डेल जी इक्वल टू हो गया आपका टी डेल एस, नहीं सॉरी, ये हो गया आपका जो डेल जी होता है, डेल जी होता है आपका डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। तो डेल जी सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, माइनस टी डेल एस टोटल, ठीक है। और अगर आपकी जो डेल जी है, अगर डेल जी की वैल्यू निगेटिव आती है तो आपकी जो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस होगी, अगर डेल जी जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, डेल जी अगर पॉजिटिव आता है तो ये आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, जो आपकी रिवर्सिबल होती है, मीन्स जब आपके रिवर्सिबल से ये रिवर्स रिएक्शन मीन्स अपोजिट जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल जी। नाउ thermochemical equation, a chemical equation which gives us all the information like energy change associated with a chemical reaction and phases of various reactant and product is called thermochemical equation। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है आपका, कि जब आपका जो एनर्जी चेंज हो रहा है, मीन एक फेज से दूसरे फेज में जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक
केमिकल एब्जॉर्ब, जो आपका जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंथैल्पी, क्योंकि एंथैल्पी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सोथर्मिक, जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, मीन बाहर निकल जाती है, तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो अब आपका एंथैल्पी, नाउ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब आपकी क्या हो रही है, जैसे आपने कोई एसिड से आपको ने H पॉजिटिव ले लिया, बेस का OH निगेटिव ले लिया, ठीक है, और जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अब जो एंथैल्पी यूज हो रही है, या एंथैल्पी जो चेंज हो रही है, वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। अब है आपका हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, मींस अब जो enthalpy is a state function, thus a reaction which takes place in steps. The net change in enthalpy can be calculated by adding the enthalpy change of each step. तो ये आपका हेस लॉ कहलाता है। मीन्स हेस लॉ को ऐसे समझो कि जैसे आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक तो उसका क्या होगा, वो एक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है, एक वो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट हो सकता है। जैसे आपने ए से सी बनाना है, माना आपने ए से सी बनाना है। आप जब अब ए से सी बनाओगे, कि अब एक कंडीशन क्या होगी, ये डायरेक्टली आपका ए से सी बन जाएगा, जैसे ये बन गया, ठीक है। आप सेकंड है, एक कुछ स्टेप लेके आपका सी बनेगा, ठीक है, जैसे आपने ए से बी बनाया बस, फिर बी से सी बन गया। तो अब जो एंथैल्पी चेंज हो रही है किसी पार्टिकुलर रिएक्शन की, ठीक है, चाहे वो वन स्टेप हो या नंबर ऑफ स्टेप, तो वो आपका हेस लॉ कहलाता है, ठीक है। तो हेस लॉ क्या है, कि जो आपकी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, चाहे वो वन स्टेप हो या मोर देन वन स्टेप हो, तो वो इक्वल होगा। अब जैसे माना इसे हमने डेल एच मान लिया, जब आपका ए से सी बनना है, और ये हो गया डेल एच वन, और ये हो जाएगा डेल एच टू, ठीक है। तो अब एक तो हो गया, अब डेल एच किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल एच, क्योंकि दोनों जब एंथैल्पी चेंज होगी वो ये एंथैल्पी चेंज सेम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एच वन प्लस डेल एच टू, ठीक है। जब आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेते हो डेल आर एच, तो डेल आर एच वन प्लस डेल आर एच टू प्लस डेल आर एच थ्री, मीन्स जितने भी आपके स्टेप हो रहे हैं, और अगर वन स्टेप हो रहा है और जो अदर आपके मोर देन वन स्टेप शो कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास C प्लस O2 है, तो आपका CO2 बन गया। अब जो इसकी वैल्यू होती है डेल आर एच, डेल एच होती है -393.5 किलो जूल, ठीक है। ये तो एक कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, हम फर्स्टली आपका क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। आपने C प्लस O2 को रिएक्ट कराया, तो ये हाफ O2, तो ये बन गया CO, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है -110.5। दूसरा फिर आप CO को रिएक्ट कराओगे, हाफ O2,
तो ये बन गया आपका CO2। अब CO2 बन गया, इसकी वैल्यू -283 पॉइंट, तो 283 है। ठीक है, तो अब जब आपका C+O2, अब जो आपका C, ये CO है, तो CO से CO कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, हाफ O2 और हाफ O2 1O2 बन गया। यहाँ से आपका CO2 बच गया। ठीक है, तो आपका जो डेल आर एच है -393, ऐसे में भी आएगा और सिंगल स्टेप में भी आएगा। Now, Born-Haber cycle, the entire thermodynamic process of formation of an ionic crystal lattice is called Born-Haber cycle। तो जो आपके फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, जो हम आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, बोर्न-हेबर साइकिल। एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द constituent थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व कन्वर्शन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, नो गैसेस फेज फॉर आयन फॉर्मेशन। तो इसमें कोई गैसेस फेज नहीं होता है। Ionization electron gain form ion and then the reaction of gaseous ion to form solid लैटिस, तो वो आपका सॉलिड लैटिस शो करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,